तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे बहुत सारे टर्म्स के डायमेंशनल फार्मूला। और मैंने बोला था कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, चार्ज, वॉल्यूम, एरिया, ये सब आपको याद रखना होगा। अगर याद रहेगा तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा एग्जाम में। अब आते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जिसके बारे में फिर से हम लोग मीन्स पहले तो डिस्कस नहीं हुआ, बट कुछ ऐसे टर्म्स जो लास्ट क्लास में छूट गए थे उसके डायमेंशनल फार्मूला भी करेंगे, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नीट और जे। सबसे पहले हम लोग एक ये देख चुके थे, चार्ज इक्वल्स टू एटी है, राइट। चार्ज इक्वल्स टू एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। एग्जाम में कभी कभी देखना आई भी दे देगा फंडामेंटल यूनिट का वैल्यू। तो अब जैसे रेसिस्टेंस का निकालना है, रेसिस्टेंस, तो अब रेसिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। कोई इसको वेलोसिटी मत समझ जाना, V क्या है, पोटेंशियल, सही। तो सबसे पहले हम R का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हम V का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में ही V का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पढ़े थे, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज। किसी चार्ज को अगर मूव करते हैं इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग उस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल, सही है। तो अब आ जाओ, सबका तो डायमेंशनल फार्मूला मुझे याद ही है। वर्क डन का क्या था, m l स्क्वायर t माइनस टू। चार्ज का क्या था डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का होता था 80। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, m एज इट इज, l स्क्वायर एज इट इज, देखो t पावर माइनस टू और ये t ऊपर जाएगा तो t माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा मेरा, माइनस थ्री। और यहाँ पे एम्पियर क्या आ जाएगा, एम्पियर इनवर्स। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, तुम्हारा वोल्टेज का या पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आता है R इक्वल्स टू V बाई आई। V का डायमेंशनल फार्मूला मेरे पास पहले से है, m l स्क्वायर t माइनस थ्री ए इनवर्स डिवाइडेड बाय I क्या है मेरा, करंट। करंट तो मेरा फंडामेंटल है, तो A हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर करंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला m l स्क्वायर t माइनस थ्री। A नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस वन, सो a माइनस टू। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, रेसिस्टेंस का। अब रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड एक डायमेंशनल फार्मूला आएगा रेसिस्टिविटी का, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या था, रेसिस्टिविटी तो बस आपको रेसिस्टिविटी हम लोग 10th में देखे थे। कोई एक ये कंडक्टर है, इसका अगर एरिया यूनिट है, इसका अगर लेंथ यूनिट लेंथ है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट अ रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर whose area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter। तो रेसिस्टिविटी का अब हमको बस ढूंढना है कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन था। सो मेरे पास एक फार्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ से हम रो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू वी कैन राइट R A अपॉन L। अब R का डायमेंशनल फार्मूला पता है मुझे, देख लो एक बार चेक कर लेना। ये वर्क डन, ये 80, तो ये हो गया V का। R इक्वल्स टू V बाई आई, तो ये फार्मूला A ऊपर दिए, A माइनस टू। अब रेसिस्टिविटी R का क्या था मेरा, m l स्क्वायर t माइनस थ्री a माइनस टू इंटू एरिया का क्या होता है, एरिया l स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ क्या था मेरा, लेंथ इज नथिंग बट फंडामेंटल। अब ये लेंथ कैंसिल, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, m l स्क्वायर इंटू l क्यूब t माइनस थ्री a माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, रेसिस्टिविटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कुछ और टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जैसे रेसिस्टेंस था क्लास 10th में, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोरिंग, कौन सा एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो डिवाइस स्टोर करता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर हमको फैन में यूज होता है, क्योंकि फैन जिस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, तो एसी सप्लाई जो जितना सप्लाई दे रहा है एसी घर में, उतने में फैन ऑन ही नहीं होगा। रूट देखो, किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने में ज्यादा पावर चाहिए। एक बार जब वो स्टार्ट हो गया तब फिर ज्यादा पावर नहीं चाहिए, तो उसके लिए फैन में क्या होता है, एक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, जैसे ही हम स्विच को ऑन किए तो इलेक्ट्रिसिटी से कैपेसिटर खुद को चार्ज करता है, और एक बार जब चार्ज हुआ तो सडनली वो एनर्जी सप्लाई कर देगा फैन को
किसके क्यों करेगा सडनली सप्लाई? सो दैट फैन रोटेशन स्टार्ट करेगा। एक बार जब रोटेशन स्टार्ट हो गया तो फिर उस जो मेरे घर पे एसी सोर्स है वो उसको इजिली रोटेट करता रहेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आ जाओ, तो सी होता है कैपेसिटेंस, इसी का हमको क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV। C क्या है मेरा? कैपेसिटेंस। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल। तो C का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Q अपॉन V। Q का हम लोग जानते हैं 80 डायमेंशनल फॉर्मूला, याद भी है। और पोटेंशियल का हम लोग क्या देखे हैं? mL² T-3 A-1। ये तुम्हारा पोटेंशियल का। अब इसको सॉल्व करोगे, देख लो, m इनवर्स L -2 T-3 है, यहाँ +1 है, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा, तो क्या आ जाएगा? T -3 +1 +4। अब A इनवर्स है, यहाँ A है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? A⁻²। राइट? तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? कैपेसिटेंस का। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग देखते हैं एक डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये बहुत लोग क्लास 10th में भी देखे होंगे, जो थोड़ा भी हाई लेवल पढ़े होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखे होंगे। बी, ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स कितना एग्जर्ट करता है। सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और b के बीच का एंगल है थीटा। सही? तो अब इस चार्ज पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू BQV साइन थीटा। F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स, बट डायमेंशनल फॉर्मूला इसका सेम होगा, mLT-2, जो हम आज तक फोर्स का देखे हैं। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी। यहां याद रखना V क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी। कोई इसको वोल्टेज मत लिख देना। साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डायमेंशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा डायमेंशन। तो यहां से हम B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F अपॉन QV। V वेलोसिटी है, F अपॉन QV। अब F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mLT-2। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या याद किए? 80। V का क्या याद किए? LT इनवर्स। अब ये सब जो बेसिक है ये आपको लेक्चर 1 में देखने को मिलेगा, कैसे हम फॉर्मूला कैलकुलेट किए हैं ये सब। सही? अब इसको सॉल्व कर दो। m एज इट इज सिंगल m है, l आ जाओ, l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, l वी कैन कैंसिल, तो अब क्या बचा? T⁻⁻2 है। देखो ये T इनवर्स भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? T-2 A इनवर्स। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब आते हैं एक आता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, बट दोनों में थोड़ा सा चेंज है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर में, लाइक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। अब आ जाइए, मेरे पास जैसे एक इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT है, तो यहाँ पे इस R को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। R क्या है मेरा? गैस कांस्टेंट। इसी R का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। P क्या है तुम्हारा? प्रेशर। V क्या है तुम्हारा? V वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। T क्या है? टेम्परेचर। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से R का क्या फॉर्मूला आएगा? PV बाई NT। R का क्या फॉर्मूला है? PV बाई NT। अब आ जाओ, फर्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़े थे। प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो गया mLT-2, एरिया हो गया L², ये दोनों कैंसिल, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? mL इनवर्स T-2, ये प्रेशर का हो गया। वॉल्यूम हम पहले से जानते हैं L3, तो सारा यहाँ पे डाल देते हैं। तो प्रेशर हो गया मेरा mL इनवर्स T-2, वॉल्यूम हो गया मेरा L3, और n नंबर ऑफ मोल्स फंडामेंटल था, याद करो स्टार्टिंग वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने बताए थे टोटल 7 फंडामेंटल्स हैं, तो उस फंडामेंटल में हम लोग n को रखे हैं। तो n का क्या हो गया? मोल। और टेम्परेचर का क्या हो गया? टेम्परेचर भी फंडामेंटल है, तो केल्विन। अब आ जाओ, सबको सॉल्व करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? m एज इट इज L-1 L3, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 2, राइट।
T माइनस 2 एज इट इज। अब मोल और केल्विन क्या होगा, ऊपर जाएगा, सो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, गैस कांस्टेंट का। अब हम लोग के पास एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये भी आपको फिजिक्स में दिखेगा, केमिस्ट्री में भी दिखता है, थर्मोडायनेमिक्स में। स्पेसिफिक हीट क्या है, मान लेते हैं आपके पास 1 ग्राम या यूनिट मास कोई एक सब्सटेंस है। यूनिट मास में अब डिपेंड करेगा एसआई यूनिट पे भी, कि 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज मेरे पास यूनिट मास है, तो ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना है +1 डिग्री सेल्सियस से, मीन्स इसका टेम्परेचर को 28 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हीट सप्लाई करना होगा। यहां से हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं हीट सप्लाई कर, जितना हीट सप्लाई करोगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मास, लाइक यूनिट मास होना चाहिए, बाय 1 डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन में, जितना भी हम कर रहे हैं पर डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T। Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T। Q क्या है, हीट एनर्जी, M क्या है, मास, C क्या है तुम्हारा, C स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, डेल्टा T क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या बना C का, Q बाय M डेल्टा T। तो C का क्या हो गया, Q बाय M डेल्टा T। अब Q क्या है, नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी क्या है, नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन का मुझे पता है mL² T-2। सो mL² T-2 डिवाइडेड बाय m के बदले क्या लिख देंगे हम, मास, और टेम्परेचर के बदले क्या लिख देंगे हम लोग, केल्विन। अब देखो ये दोनों कैंसिल, तो क्या आएगा मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला, L² T-2 केल्विन इनवर्स। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम लोग रेसिस्टेंस का निकाल लिए, कैपेसिटेंस का निकाल लिए। अब जैसे एग्जाम में आएंगे, यहाँ पे 3-4 मैं लिख रहा हूँ, 3 होंगे टोटल, वो सबको दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप कैलकुलेट कर सको, तो डायरेक्ट दिमाग में बैठा के रखना। जैसे कि RC, RC क्या है, R फॉर रेसिस्टेंस, R फॉर रेसिस्टेंस, और C क्या है तुम्हारा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। R रेसिस्टेंस, C कैपेसिटेंस। R रेसिस्टेंस क्या करता था, करंट को अपोज करता था। कैपेसिटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और आगे जाके पढ़ेंगे कैपेसिटर जो होता है ना, वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ एसी को अलाउ करता है सर्किट में। तो RC, इसका अगर एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया, तो हम लोग R का कैलकुलेट कर चुके हैं, C का भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, आपको आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला T। RC को बोलते क्या है, RC को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। RC को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो एग्जाम में कहीं आ गया RC का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आंसर इज कैपिटल T, मतलब टाइम के इक्विवेलेंट है। वैसे ही एक और है L/R। ये कब होगा एप्लीकेबल, जब आपके पास एक सर्किट होगा जिसमें रेसिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा, RC सर्किट। तो उस केस में RC का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टाइम के इक्वल। अगर आपके पास कोई LR सर्किट, L मीन्स इंडक्टेंस, जैसे रेसिस्टेंस होता है करंट को ब्लॉक करता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वैसे ही तुम्हारे पास इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस एनर्जी ही स्टोर करेगा, बट कौन सा एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके रखता है इंडक्टर। तो यहाँ L क्या है तुम्हारा, इंडक्टेंस ऑफ एनी इंडक्टर। इंडक्टेंस ऑफ एनी इंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंडक्टेंस ऑफ एनी इंडक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल L से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, L/R। इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम होगा, क्योंकि ये भी किसके इक्वल होता है, टाइम कांस्टेंट के ही इक्वल होता है। तो याद क्या क्या रखना है, RC का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, L/R डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T। अब एक और लास्ट, एक और ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्मूला कितना भी एकदम लेंदी फॉर्मूला सब हम लोग 12th का कर सकते हैं,
बट प्रॉब्लम ये होगी कि याद रखना मुश्किल है, क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आएगा। यही सब आप अगर एक बार 12th पास कर जाओगे, उसके बाद सारे फॉर्मूला या सारे टर्म्स आपको फेमिलियर लगेंगे, तो इजीली आप फॉर्मूला रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला हो चुका होगा आप जब तक 12th पास आउट करोगे। ठीक है, अब जैसे कि ये देखना 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है तुम्हारा, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, कोई इसको नॉट ही मत पढ़ लेते, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये क्या है म्यू नॉट? म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, पर MEABILITY, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है और परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे कि एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर इसी को पानी के अंदर लेके चले जाओगे दोनों चार्ज को, तो अब जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होता है? पानी के अंदर परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या करता है? परमिटिविटी इज नथिंग, सपोज ये मार्कर है, तो परमिटिविटी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। वो करेगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करेगा। परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वही परमेबिलिटी क्या करेगा? परमेबिलिटी मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज करेगा। दोनों मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है। अभी के लिए इतना ही जानना जरूरी है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे 12th में। परमिटिविटी परमेबिलिटी दोनों इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। परमिटिविटी क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करेगा। परमेबिलिटी क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। करेक्ट। अब आ जाओ, अब अगर एग्जाम में आया 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इस ये किसके इक्वल होता है? सी के इक्वल। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, राइट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? LT इनवर्स। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? LT इनवर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? अब मेरे पास दो टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दूसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आपके पास दो टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ध्यान से, अगर दो मास है m1 m2, इसके बीच का सेपरेशन क्या है? r है। अब इस दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? r है, एक है m1 दूसरा है m2। तो इस दोनों के बीच में एक क्या फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², राइट। कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप 9th क्लास में देखेंगे। अब मान लो दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का सेपरेशन r, तो इसके बीच में क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन r²। अब K का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। अब ध्यान से देखना, अगर इस Q2 का वैल्यू 1 कूलम करते हैं, इफ Q2 इक्वल्स टू 1 कूलम, अगर Q2 1 कूलम हो जाएगा, तो अब फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? K Q1 इंटू 1/r²। उसी को अगर ये फोर्स Q2 पे लग रहा है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले। अगर ये जो है इस पे फोर्स डाल रहा होगा और Q2 का वैल्यू 1 कूलम होगा, तब जो फोर्स होगा ना, उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? K Q1, Q2 तो 1 है, डिवाइडेड बाय r²। वैसे ही यहाँ पे m2 का वैल्यू, m2 इक्वल्स अगर 1 kg कर देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा? G m1 अपॉन r²। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? E से ही डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे FE है, अगर F/E करते हैं, ध्यान से देखना, F अपॉन E, F/E करेंगे, देखो K कैंसिल, Q1 कैंसिल, r² कैंसिल, क्या बचेगा?
Q2। यहां से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पे आ जाओ। यहां पे अगर हम F बाई ई करते हैं तो देखो कैपिटल जी कैंसिल, M1 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा मेरा M2। तो यहां से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E का फॉर्मूला देखें दैट इज F बाई M2। यहाँ पे एक 2 आ रहा है Q2 M2। अगर जनरल फॉर्मूला में देखोगे तो डायरेक्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स पर यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब आ जाओ डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का क्या जानते हैं हम mLT-2 और चार्ज का क्या जानते हैं AT। कोई कैंसिल है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा mLT-2, ये ऊपर जाएगा T-3A इनवर्स। ये किसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आ जाओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स का क्या होगा mLT-2। जिसको फोर्स सब का नहीं पता है फर्स्ट लेक्चर सुनिएगा, राइट, वहां पे फोर्स सब तो याद रहना चाहिए। सो फोर्स mLT-2 और M2 क्या है नथिंग बट मास कैंसिल LT-2। अब देखो यहाँ पे LT-2 आया। अब दिमाग में रखना LT-2 और किसका होता है LT-2 आपका एक्सीलरेशन का होता है, करेक्ट। अब जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है जिसमें बोला फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। अब 4 ऑप्शन में से एक कोई टिक करना। अब देखो हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ते थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिराइव क्या करते थे हम लोग, कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन ये सब डिराइव करते थे। अब क्वेश्चन में क्या है फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम फंडामेंटल है, उसके हेल्प से किसको डिराइव करना है मास को। अब मास फंडामेंटल नहीं है, अब फंडामेंटल कौन है फोर्स वेलोसिटी टाइम। तो अब मेरा फंडामेंटल हो गया फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, ये तीनों मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है। और तुम्हारा डिराइव्ड कौन है मास। अब हम बोले थे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम इंडिपेंडेंट है। तो डिराइव्ड कौन है मास। डिराइव्ड मींस मास डिपेंडेंट होगा। मास किस पे डिपेंडेंट होगा फंडामेंटल पे। तो अब इसका मतलब मास फोर्स पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंसी भी हम बहुत तरह का जानते हैं। स्क्वायर डिपेंडेंसी हो सकता है, ऐसा हो सकता है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स स्क्वायर, या मास इज क्यूबिक भी हो सकता है लाइक फोर्स टू द पावर क्यूब, या इनवर्स भी हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अब इसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है कि कौन सा पावर है। तो इसके लिए अब मेरे पास देखो सोल्यूशन क्या है मास किस पे डिपेंडेंट है फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। सो फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम इस तीनों पे डिपेंडेंसी है, बट पावर का आइडिया नहीं है। तो पावर के लिए हम क्या कर रहे हैं फोर्स पावर A, वेलोसिटी पावर B, टाइम पावर C। अब बस यही हो गया। अब बस मुझे कैलकुलेट करना है A, B और C का वैल्यू। अगर A, B, C का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो इजीली मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब आ जाओ देखो इस साइड LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। मास का क्या हो जाएगा M1 L0 P0, करेक्ट। आ जाओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है mLT-2, A को लगाना मत भूलना। वेलोसिटी का क्या था LT इनवर्स पावर B, टाइम क्या था कैपिटल T पावर C। अब आ जाओ इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं M1 L0 T0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M पावर A है, इधर M नहीं है इधर M नहीं है, तो टोटल पावर M का क्या हो गया A। अब आते हैं L का देखो यहाँ पावर 1 है, 1 इंटू A, तो L पावर A। यहाँ L पावर 1 है, 1 इंटू B, सो A प्लस B। यहाँ L है ही नहीं तो L टू द पावर A प्लस B। अब आ जाओ T पे पावर यहाँ -2 है, -2 इंटू A -2। यहाँ T पावर -1 है, -1 इंटू B माइनस B। और यहाँ पे T पावर C, तो अरे यहाँ मिस्टेक हो गया, T पावर -2A, T पावर -B, सो -B, T पावर C प्लस C। ये हो गया, तीनों का हम पावर लिख दी। अब देखो M का पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ M का पावर क्या है A। इसका मतलब A का वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, तो A का वैल्यू 1 आ गया। अब आ जाओ, अब यहीं से अगर देख लो A का वैल्यू 1 आ गया तो फोर्स पावर 1, सब में फोर्स का पावर 1 ही है, सही। अब आते हैं B का वैल्यू निकालते हैं। देखो L पावर क्या है A प्लस B, और यहाँ पे L पावर क्या है 0, ठीक।
तो यहां से हम a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, तो b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं -a, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा -1। सही, b का वैल्यू क्या आ गया -1। इसका मतलब फोर्स पे पावर क्या होगा 1, b पे पावर क्या होगा -1। अब चेक करेंगे कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें फोर्स पावर 1 हो, वेलोसिटी पावर -1। तो ये गलत, ये भी गलत, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अभी भी मेरे को c का वैल्यू निकालना है। अब आ जाओ थर्ड पे, -2a -b + c, और यहाँ पे t का वैल्यू क्या है तुम्हारा 0 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ से आ जाओ, ऐसा लिख दें 2a + b इक्वल्स टू c, इस दोनों को उस साइड शिफ्ट किए तो 2a + b इक्वल्स टू c। तो 2a का वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1 प्लस b का वैल्यू क्या है -1 इक्वल्स टू c, तो 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो c का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा 1। अब देख लो ध्यान से, मीन्स यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर c था और c का वैल्यू 1, तो फॉर्मूला कैसा आना चाहिए, ऐसा कुछ, फोर्स पावर a तो 1, वेलोसिटी पावर b का वैल्यू -1 एंड टाइम पावर c, दैट इज c का वैल्यू 1, तो FV और यहाँ पे टाइम हो गया। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन इसका आंसर था। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर टेकन एज फंडामेंटल। अब वो फंडामेंटल है, अब हमको डिराइव किसका करना है, लेंथ का फॉर्मूला। इसका मतलब लेंथ डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये सब फंडामेंटल है। इसका मतलब लेंथ किस पे डिपेंडेंट है, इस सब पे। तो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, यहाँ भी वही करेंगे। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बट यहाँ पे h का कौन सा पावर 1 या 2 या -1 -2 कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे a। स्पीड ऑफ लाइट c का b, और तुम्हारा क्या हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पावर c डाल देते हैं। चलो c यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ पे हम लोग d यूज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो किस किस पे डिपेंडेंट है, h टू द पावर a, c पावर b, g पावर d। अब आ जाओ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज m0 l t0, l पे आप पार 1 दे देते हैं। अब आते हैं h का डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताए थे, E इक्वल्स टू क्या होता है hc/λ, ये फोटोन का एनर्जी है, फोटोन पैकेट के फॉर्म में आता है, E इक्वल्स टू hc/λ। सो h को हम क्या लिख सकते हैं, E λ/c। अब आ जाओ, E का डायमेंशनल फॉर्मूला, E क्या है एनर्जी, राइट, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। कोई भी हम एनर्जी जैसे होता है किस फॉर्म होता है, वर्क डन के फॉर्म में ही होता है। तो E क्या है, E हो गया आपका ml² t-2, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज नथिंग बट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या था, जैसे एक वेव ट्रैवल कर रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना लेंथ कवर होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ है तो लेंथ ही ना, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है मेरा l, ये हो गया तुम्हारा एनर्जी का, ये हो गया लैम्डा का, और c हो गया तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट, देन lt इनवर्स। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, ll कैंसिल, यहाँ t पावर -1 है, यहाँ t पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा t पावर +1। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml² t पावर -2 + 1 -1। ये हो गया c का, h का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो h के बदले हम क्या लिख दे रहे हैं, ml2 t-1 पावर a। अब जो c का तो डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज lt इनवर्स। lt इनवर्स स्पीड है, c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, सो lt इनवर्स। अब आ जाओ कैपिटल G का, अब मेरे पास फॉर्मूला ये है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2/r², ये क्लास 9th में था ग्रेविटेशन में। यहाँ से कैपिटल G को क्या लिख सकते हैं, Fr²/m1 m2, ठीक, यहाँ तक। अब आ जाओ, F का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, r² नथिंग बट लेंथ स्क्वायर, m1 m2 मास स्क्वायर। अब देखो एक मास कैंसिल, तो ये मास ऊपर जाएगा तो m इनवर्स, तो यहाँ लगा दे रहे हैं m इनवर्स। अब आ जाओ, ये मास खत्म, L1 है, यहाँ 2 है, तो L3, यहाँ पे T क्या है -2, तो T का क्या हो गया माइनस ये सबका, और पावर होल पावर भी है, क्या है होल पावर D, करेक्ट यहाँ तक। अब आ जाओ, अब हम सबका H का निकाल लिए, C का निकाल लिए और G का निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, जस्ट पावर को इक्वेट करना है। यहाँ मास पावर क्या है 0, तो 0 इक्वल्स, यहाँ मास पावर 1 है, 1 × a, यहाँ मास नहीं है, यहाँ मास पावर -1 × d, तो -d, सही, a - d। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू d, पहला इक्वेशन हो गया। अब आते हैं इधर, इसको मिटा रहा हूं मैं, अब आते हैं इधर l पे, l का पावर क्या है 1,
इधर एल पावर क्या है 2, 2 इंटू ए 2a, एल पावर इज 1, 1 इंटू बी बी, यहाँ एल पावर 3 है 3 इंटू डी प्लस 3d, ये हो गया तुम्हारा एल का, सॉरी ये हो गया एल का, हाँ एल पावर 1, इधर 2a, यहाँ 2a है एल पावर, यहाँ b है और यहाँ 3d है, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो a का वैल्यू क्या है dk, तो यहाँ पे a के बदले में अगर तुम d डालोगे तो क्या आएगा 2d प्लस 3d 5d, तो इक्वेशन मेरा क्या बन गया b प्लस 2d प्लस 3d 5d इक्वल्स टू 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब तीसरा इक्वेशन आता है, यहाँ t पावर क्या है 0, t पावर इज 0, अब यहाँ आ जाओ t पावर -1 इंटू a माइनस a, -1 इंटू b माइनस b, t पावर -2 टू द पावर d इज -2d, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, a प्लस b प्लस 2d इक्वल्स टू 0, माइनस a को कॉमन लेके इस साइड डाल दिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन a इक्वल्स टू d, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू d डालोगे तो क्या आ जाएगा d प्लस 2d 3d, सो b प्लस 3d इक्वल्स टू 0, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ये पहला था और ये तीसरा था। अब तुम अगर ये 2 माइनस 3 करते हैं, 2 माइनस 3, तो देख लो b माइनस b, 2 माइनस 3 दिस माइनस दिस, तो b माइनस b 0, 5d माइनस 3d 2d, तो यहां से 2d और 1 माइनस 0 1, इसका मतलब d का वैल्यू क्या आ गया मेरा 1/2, सही, d का वैल्यू 1/2, तो a का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि a और d सेम, तो आ जाओ a किस चीज का था h का, तो h पावर 1/2 होना चाहिए, d पावर भी 1/2, d किसका था कैपिटल G का, तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए d इक्वल्स टू 1/2। अब कोई ऐसा देख लो जहां पे h और g दोनों का पावर 1/2 होना चाहिए, ये सही है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे h पावर 1/2 है बट g पावर 1/2 नीचे है, ये अगर ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, सही, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इधर आ जाओ, यहाँ h पावर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब या तो मेरा ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब आ जाओ मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन, या तो ये या ये यूज कर लेते हैं, उससे हमको क्या निकलेगा बी का वैल्यू। आ जाओ फिर अब देखो b प्लस 5d इक्वल्स टू 1, b प्लस 5 d का वैल्यू हम क्या निकाले 1/2 इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2, तो 2 माइनस 5 माइनस 3/2, तो अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया -3/2, तो मेरा फॉर्मूला कैसा आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए h पावर 1/2 g पावर 1/2 और इस पे माइनस है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में आएगा c पावर 3/2, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √h √g डिवाइडेड बाय c पावर 3/2। अब कौन सा ऑप्शन लग रहा है मेरा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। ओके, आपके पास एक ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर whose dimensions are equal, मींस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम है। अब आ जाओ यहाँ पे स्टार्टिंग से करते हैं फोर्स एंड वर्क। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग याद कर चुके हैं mLT-2, और वर्क का क्या याद किए हैं mL²T-2, तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना क्वेश्चन का, अभी तो आप क्या करो ना, जितने भी टर्म्स, जैसे यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स गिवन है, तो हर एक टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ट्राई करो कैलकुलेट करने का, उससे क्या हुआ दिमाग में बैठेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या जिस पे आपको सबसे ज्यादा लगे कि ये ऑप्शन हो सकता है उसको डायरेक्ट चेक करो, बट प्रैक्टिस में सारे को चेक करो, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब जो सी पे फोर्स क्या था mLT-2, स्ट्रेस बताए थे हम प्रेशर को बोलते हैं अभी के लिए, राइट, एक्चुअली में प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस है, बट प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या होता है mLT-2 और एरिया का क्या होता है L²। अब देखो L कैंसिल, तो स्ट्रेस का क्या हो गया mL−T-2, ये स्ट्रेस का हो गया, फोर्स का ये है, स्ट्रेस का ये है, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम C को कैंसिल कर सकते हैं, C ऑप्शन भी करेक्ट नहीं। अब आ जाओ स्ट्रेस एंड एनर्जी। स्ट्रेस क्या था मेरा, यही था स्ट्रेस, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है स्ट्रेस का। एंड एनर्जी का क्या हम बोले थे, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, जैसे कुछ भी हम करते हैं, राइट, जैसे कुछ भी हम करते हैं, तो जैसे हम वर्क करते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखें, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हम वर्क किए, हम थक गए होंगे, थक क्यों गए, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी था वो एनर्जी हम काम करने में लगा दिए,
मीन्स अब वो जो भी मेरे पास एनर्जी था, हम एनर्जी लूज किए तो वही एनर्जी इसके पास स्टोर हुआ होगा। तो वर्क डन मीन्स एनर्जी लूज कर रहा है। इसका मतलब हम अगर वर्क डन करेंगे तो हम एनर्जी लूज करेंगे, और कोई और या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन एनर्जी गेन कर रहा होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क डन लगभग सिमिलर टर्म ही है। तो एनर्जी का हम लोग क्या जानते हैं, mL²T-2। अब देखो दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। सो बी ऑप्शन भी गलत है। तो अब आते हैं ए, टॉर्क। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क का भी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या था तुम्हारा mL/T-2, ये तो सबको याद हो जाना चाहिए, फोर्स वर्क डन ये सब, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है m, तो क्या हो जाएगा mL²T-2। और वर्क का भी सेम होता है। सो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, हर चीज को जितने भी टर्म्स आएंगे सबको कंसिडर करना है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दो टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड से, लास्ट ऑप्शन से। तो स्पीड का क्या था, स्पीड LT इनवर्स, वेलोसिटी स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला में सब सेम है, वेलोसिटी स्पीड सेम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, बट फॉर डायमेंशनल फार्मूला ओनली। अगर कहीं और जाओगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो LT इनवर्स। अब याद करो, आज ही की क्लास में मैंने बताया था 1/√μ0 किसके इक्वल है तुम्हारा, स्पीड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/μ0 पावर 1/2। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, μ0 पावर -1/2। तो ये किसके इक्वल है, तुम्हारा स्पीड के इक्वल है। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT इनवर्स। तो यहाँ बोला था द फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अब आ जाए स्ट्रेस। स्ट्रेस हम 2 मिनट पहले, इसको मैं मिटा रहा हूँ। स्ट्रेस मैंने 2 मिनट पहले बताया था, स्ट्रेस इक्वल्स टू नथिंग बट प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का भी यही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो क्या हो जाएगा, mL/T-2 इंटू L², एक एक कैंसिल, तो हो जाएगा mL−T-2। सही। अब आते हैं यंग्स मॉडुलस। ये हम क्लास 1 में भी बताए थे, लेक्चर 1 जब मेरा था उसमें भी हम बताए थे यंग्स मॉडुलस क्या था। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बताए थे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस तो नथिंग बट प्रेशर, स्ट्रेन क्या था, जैसे ये मार्कर है, इसको खींचोगे नीचे की तरफ तो इसमें क्या होगा, थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, चेंज होगा लेंथ में। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन। तो अब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, चेंज इन लेंथ तो हमेशा लेंथ ही रहेगा, राइट। तो ऊपर नीचे दोनों सेम है। तो ये कौन सा क्वांटिटी है, स्ट्रेन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m0L0T0। अब देखो ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस दोनों का डायमेंशन सेम ही है। अब आ जाओ मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का भी हम लोग 2 मिनट पहले देखे थे। मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज नथिंग बट फ्लो, तो P इक्वल्स टू mv। तो मास का हम लोग क्या जानते हैं, m, वेलोसिटी का LT इनवर्स। तो P मोमेंटम का क्या हो गया, mLT इनवर्स। अब आ जाओ प्लैंक्स कांस्टेंट का, ये मोमेंटम का हम लोग कर लिए mLT-1। प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू hc/λ। सो h इक्वल्स टू क्या हो गया, E λ/c। अब इतना बार हम प्लैंक्स कांस्टेंट का कर चुके हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। E का क्या हो जाएगा, mL²T-2, लैम्डा का क्या हो जाएगा L, और C का क्या हो जाएगा LT इनवर्स। तो ये देखो LL कैंसिल, तो अब मेरा डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, mL²T-2 है, यहाँ -1 है, तो T-1 कैसे निकाले, -2 ऊपर जाएगा +1, सो -1। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे डिफरेंट है, तो बी ऑप्शन मेरा सही है। अब आता है टॉर्क एंड वर्क। टॉर्क क्या था तुम्हारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस दोनों को mL/T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फाइनल क्या हो गया, mL²T-2। ये भी डायमेंशनल फार्मूला किसका है, ये भी डायमेंशनल फार्मूला वर्क का भी सेम टू सेम होता है, इसीलिए ऑप्शन 1 भी तुम्हारा गलत है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। मींस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है, डज नॉट है। स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क का हम लोग को याद होगा mL²T-2।
टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mlt माइनस 2 इनटू एल, तो ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा, ml स्क्वायर t माइनस 2, तो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिकल है, सो ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है, सो डी ऑप्शन गलत है। अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही तुम 11th में जाओगे रोटेशनल मोशन में, वहां पे टॉर्क, टॉर्क क्या है, रोटेशनल मोशन, जैसे कोई भी, जैसे एक फोर्स, इस मार्कर पे फोर्स लगा है, तो मेरे फोर्स के कारण क्या होगा, ये लीनियर मोशन करेगा। अब इसी पे एक ऐसा फोर्स लगा दी, ऐसा, ठीक है, ऐसे घुमा दी इसको, तब ये जिस फोर्स के कारण रोटेशनल मोशन हो जाता है या सर्कुलर मोशन होता है, बेसिकली रोटेशनल बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे रिजिड बॉडी के लिए कर रहा है, तो यहां पे जैसे ही फोर्स लगाओगे तो घूमना चालू कर देगा, इसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क, और उसी टॉर्क को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, नथिंग बट टॉर्क, और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता है, ml स्क्वायर t माइनस 2। अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग इनर्शिया। इनर्शिया क्या था, उसको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो जैसे हम यहाँ पे करें, अब मेरे को कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, मेरा मास ज्यादा है, तो अगर मुझे कोई धक्का देगा, मेरा मास ज्यादा, तो हम नहीं खींच सक रहे, इसका मतलब क्या हुआ, कोई थर्ड पर्सन मुझे मेरा पोजीशन चेंज करने को बोल रहा है, लेकिन मेरा मास ग्रेटर है तो मैं बोल रहा हूं नहीं चेंज करूंगा, कितना भी धक्का दे लो मैं चेंज ही नहीं होऊंगा, तो इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज, चेंज को अपोज करना है, तो टू अपोज द चेंज, टू अपोज द चेंज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनर्शिया, इसको बोल दिया हम लोग इनर्शिया। टू अपोज द चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। अब टू अपोज द रोटेशनल चेंज, टू oppose the rotational change, to oppose the rotational change we have moment of inertia, moment of inertia, so moment of inertia क्या हुआ, oppose करना है किसी भी चेंज को, बट कौन सा चेंज होना चाहिए, रोटेशनल चेंज को oppose करने के लिए moment of inertia, और लीनियर चेंज को oppose करने के लिए we have inertia। तो moment of inertia का फॉर्मूला होता है m into r square, m mass of the body एंड r स्क्वायर क्या हो गया तुम्हारा, r स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, और टॉर्क का ही हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, C। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया तुम्हारा C ऑप्शन करेक्ट है, बट हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार A और B को भी। इम्पल्स, इम्पल्स याद होगा मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इम्पल्स क्या था, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम को ही इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mlt माइनस 2, टाइम का t, तो इम्पल्स का क्या हो गया, mlt माइनस 1। दूसरा क्या, मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m और वेलोसिटी का lt इनवर्स, देखो दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब जो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ये लीनियर मोमेंटम है mv, एंगुलर मोमेंटम इसमें जस्ट रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, दैट इज mvr, तो मास का m हो गया, वेलोसिटी lt इनवर्स और r का हो गया L, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या हो गया फॉर्मूला, ml स्क्वायर t माइनस 1, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर से एक बार E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, सो h इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, E लैम्डा अपॉन c। E का क्या होता है, एनर्जी ml स्क्वायर t माइनस 2, लैम्डा लेंथ c lt इनवर्स। अब देखो ये कैंसिल, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, m एज इट इज l स्क्वायर है, l स्क्वायर t माइनस 2 है और यहाँ माइनस 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा, t पावर माइनस 1। तो देखो इस दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, सेम, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला भी आइडेंटिकल है, तो ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे ही जेई नीट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, सीईटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस कुछ और डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, प्लस मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी न्यू टॉपिक होगा, और डायमेंशनल फार्मूला का क्या ड्रॉबैक है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।